फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल एके क्लासेस। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो सीईटीटी में फर्स्ट जो पार्ट है उसमें सबसे पहले पूछा जाता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में। तो चलो, तो आज हम 30 प्रश्न आज देखने जाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। अभी देखेंगे बाल्यावस्था की अवधि में विकास का क्या काम है। वो धीमी गति से होता है, वो उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। मैं अभी यहाँ पे कहा क्या, थर्ड नंबर में है बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। देखो ये कैसे हो सकता है, बाल्यावस्था में जो उसका स्तर है वो कैसा है, बहुस्तरीय और मिश्रित। देखो यहाँ पे जो दिया है कि जो यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ हमें देखना है कि ये जो सेकंड नंबर का वहाँ पे सही उत्तर है उसका। उसके बाद देखेंगे कि निकृष्ट विकास का क्षेत्र क्या है। तो अभी हम देखेंगे जो बच्चे के बारे में पूछा गया है, उनका जो निकृष्ट विकास है वो किसके का क्षेत्र क्या है। तो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है, वह तीसरा जो नंबर है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुँचते हैं, और चौथा नंबर है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। इसमें जो है तो हमारा जो आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन करना और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। अभी हम देखने जाने वाले हैं कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिनिधि चिंतन करने में समर्थ है, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तीसरा है संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। और चौथा जो है उसमें है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर एक है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिचिंतन करने में समर्थ है। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, बच्चे जीन पियाजे के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिनिधि चिंतन करने में समर्थ है। तो अभी हम देख लिया थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखने जा रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक बनाए रखने में से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसमें क्या है, तो इसका जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत में ऐसा है कि दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसमें है जो हमारा आंसर है वो है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। जो समाज का जो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसके बाद हम देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतराव्यक्ति विक्रेता, भाषिक मूर्तिकार,
शारीरिक गति संवेदनता, तो इसमें हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि शारीरिक गति और संवेदनता यही इसका आंसर है। लेव वायो अब देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। लेव वायोगस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो यहाँ पे पहला नंबर का जो आंसर नंबर का जो ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है लेव वायोगस्की के अनुसार। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही हो रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़ितावादी कम करने और विकास के विस्तार को संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग को योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सीधा सीधा 4 नंबर का ऑप्शन सही है कि क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीय को जो अध्यापक है को उसको कक्षा में बहुभाषियों को क्या करना चाहिए? तो एक गुण और एक साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो इसे हमें करना चाहिए कि पहला ही हमारा सही है, एक गुण और एक साधन के जैसे समझना चाहिए बहुभाषीयता को। तो उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने बताया 1 नंबर का ये सही है। आगे देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। नहीं। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। नहीं। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार एवं और दंड को प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहाँ पे हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। इसके बाद देखेंगे, किस मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किसने कहा है? लेव वायोगस्की जो है, लेव वायोगस्की ने ये बोला है कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें, त्रिमितीय नक्शा और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट। तो यहाँ पे हमें सीधे दिखाई दे रहा है कि 3 नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का बंधन कराना। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना गलत है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों को विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं को प्रावधान करना गलत है। दार्शनिक की निकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यहाँ पे भी जो है 13 नंबर में 4 नंबर का ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है कि सभी बच्चों को क्या करना है, समान शिक्षा पाने का अधिकार मिलना चाहिए। अभी चौथा
14वां हम देखेंगे, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं के किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देखें। यही सही है कि अगर सृजनात्मक बच्चा है तो उसे क्या करना है कि चुनौतीपूर्ण कार्य देना है और उनकी निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना है। तो यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा जो पठन वैफल्य है उसकी पहचान किस द्वारा कर सकते हैं। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्या को हल करने की क्षमता का आकलन। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन 3 ये सही हो रहा है कि अगर उसके पढ़ना नहीं आ रहा है तो इससे ही पता चलता है कि पठन वैफल्य है वो बच्चा। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 2 नंबर का ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, तो ये गलत है, ये प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखेंगे, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना है कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। एक सही है। बाद में विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी ये गलत है। विद्यार्थियों के संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना जिससे वे बहुपरिप्रेक्षित करने में सशक्त हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमें फिर इसके बाद भी हम देखेंगे कि कक्षा में विविधता की उपेक्षा विविधता की उपेक्षा करना ये गलत बात है। तो हमें देखना है कि फर्स्ट और थर्ड ये कौन सा है, तो आंसर नंबर 1। इसके बाद देखेंगे अधिगम एक क्या है, जटिल है, सरल है, जटिल है। जटिल ही है तो कौन सा है, पहला वाला है कि चौथा वाला है। और क्या है, सक्रिय है कि निष्क्रिय है। अधिगम क्या है, तो हमें पढ़ना, ये क्या है, जटिल है और एक सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला ये सही उत्तर हमारा आ जाता है। उसके बाद देखेंगे कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो उसे समझना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए क्या करना है, सहयोग करना है या प्रतिस्पर्धी बनाना है, भयावह बना। तो यहाँ पे सीधा सीधा देख रहा है कि वो सहयोगी करना है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही ये सही उत्तर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। तो यही सही आंसर इसका आ गया, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो।
बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चा अपने आसपास की विविधता घटनाओं के बारे में स्वयं सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों का स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो यही गलत हो गया कि बच्चों को प्रत्ययों का स्वयं नहीं सोच सकते। बच्चे स्वयं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। नहीं, तो उनको हमें जानकारी उपलब्ध कराना नहीं है, उनको यही गलत हो गया। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों को विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइश या कमियां और उन्हें विद्यालय में निकाल देना चाहिए। सूचित करना है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ पे भी पूरा हमें दिखाई दे रहा है कि 24 का ऑप्शन नंबर 2 है, जो निर्देश करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि समूह के एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने में बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम देखेंगे 26। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी की शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत प्रगतिशील, यही हमारा सही उत्तर है। इसके बाद देखेंगे 27। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, यही हमारा सही उत्तर दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। प्रतीकात्मक खेल को उभारना, तर्कसंगत विचारों को विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल्य, समग्र शास्त्र बुद्धि, ये अलग गलत है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त सोचने का क्षमता का विकास जो मध्य बाल्यावस्था है, वहाँ पे तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका द्वितीय कारक है, प्राथमिक कारक उसका घर है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ये है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। इस प्रकार हमने 30 प्रश्न जनवरी 2021 के आए गए जो बाल्य विकास के बारे में ये जो 30 प्रश्न हैं हमने पूरे कवर कर लिए हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन के आंसर सही लग रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।